हेलो दोस्तों। मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आप सबके साथ प्राइड एंड प्रेजुडिस के एक नए पार्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमने कुछ पिछले कुछ वीडियोस में प्राइड एंड प्रेजुडिस के 30 चैप्टर्स के हिंदी समरी को पढ़ लिया था। तो मैं जल्दी से जल्दी अब इसको जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सब लोग भी ध्यान से इसको पूरे को पढ़ें, समझें। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और फुल वीडियो को ज़रूर पढ़ाएं, जिससे आपको पूरे वीडियो को समझने में आसानी हो। इसको सुनने के बाद आपको पूरे के पूरे नोवेल को नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 30 तक पढ़ लिया है और हम अब आगे पढ़ेंगे 31 से। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि सर विलियम एक सप्ताह के बाद हैंडफोर्ड साइड में पहुंच गए थे और एलिजाबेथ और मारिया वहीं ठहरी रहीं। उनके यहाँ पर ईस्टर पर डार्सी अभी लेडी कैथरीन से मिलने के लिए भी आया था और साथ ही साथ उनके साथ कर्नल फिट्जविलियम भी आए हुए थे, जो कि 30 वर्षीय एक शिष्ट नौजवान थे। हाँ, तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 31 में। तो शुरुआत होती है, डार्सी और कर्नल फिट्जविलियम रोजिंग्स में आ गए थे, इसलिए लेडी कैथरीन को कॉलिंस दंपत्ति और उनके मेहमानों को अक्सर यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं रही। उन्हें एक सप्ताह बाद रविवार को ही वहां शाम बिताने को आमंत्रित किया गया। इस एक सप्ताह के फिट्जविलियम कई बार हंसपुर गया और वहां सभी महिलाओं को अपने मधुर शिष्टाचार से प्रभावित किया। उन्हें बहुत प्यारा लगा। उसे एलिजाबेथ पसंद आई। अब रोजिंग्स में वे दोनों आप पास पास बैठे और बातचीत में व्यस्त रहे। लेडी कैथरीन अकेली पड़ गई थी। उन्होंने जानना चाहा कि उनकी किस विषय पर बातें हो रही थी। उन्होंने बताया कि संगीत पर बातें हो रही थी। तब लेडी कैथरीन ने संगीत में निपुण होने के बारे में कई सुझाव दिए। उन्होंने एलिजाबेथ से यह भी कहा कि रोज रोजिंग्स में आकर मिसेज जेंकिंस के कमरे में पियानो पर अभ्यास किया करें। डार्सी ने अपनी मौसी को असंस्कारशीलता पर लज्जा अनुभव हुई, परंतु वह चुप रहा। कॉफी के बाद फिट्जविलियम के अनुरोध पर एलिजाबेथ ने पियानो पर एक धुन बजाई, लेकिन लेडी कैथरीन तब भी डार्सी से पहले की तरह जोर जोर से बातें करती रही। अपनी मौसी के इस अशिष्ट व्यवहार पर डार्सी क्षुब्ध होकर उनसे अलग हटकर पियानो के पास खड़ा हो गया। एलिजाबेथ ने समझा कि डार्सी शायद उसे डराना चाहता था। संगीत के मध्यांतर में एलिजाबेथ ने डार्सी से उसके अभिमान के बारे में बात की और उस बाल डांस की याद दिलाई जब उसने केवल 4 नृत्यों में भाग लिया था। यद्यपि कई महिलाएं नृत्य जोड़े के बिना बैठी हुई थीं। डार्सी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि जिन व्यक्तियों को पहले कभी देखा तक नहीं, उनसे वह बातचीत कर नहीं पाता, इसलिए अनजान व्यक्तियों से व्यवहार नहीं करता। जब लेडी कैथरीन ने कहा कि एलिजाबेथ की अपेक्षा उनकी पुत्री एन की रुचि श्रेष्ठ है, तो एलिजाबेथ ने डार्सी की तरफ यह जानने के लिए देखा कि उस पर एन की प्रशंसा की क्या प्रतिक्रिया होती है, किंतु उसे उसके चेहरे पर ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया जिससे प्रतीत होता है कि वह एन से प्रेम है। चैप्टर नंबर 32। अगले दिन सवेरे जब एलिजाबेथ पुरोहिताश्रम में अकेली बैठी हुई थी तो जैन को पत्र लिख रही थी। तभी डार्सी अकेला उसके कमरे में आया। उससे एलिजाबेथ को अचरज हुआ। डार्सी ने इस अनाधिकार प्रवेश के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद स्थिति दोनों ओर से मौन ही हो जाती है। इसलिए एलिजाबेथ ने इसके निराकरण के उद्देश्य से बिंगले के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उसने जानना चाहा कि क्या डार्सी का नीदरफील्ड में वापस लौटने का इरादा है। उसने कहा कि शायद वह नीदरफील्ड को बेच डाले। फिर शार्लेट और कॉलिंस के विवाह पर बातें हुईं। तभी शार्लेट और मारिया लौट आईं। कुछ देर बाद डार्सी ने उनसे विदा ली। शार्लेट को डार्सी के आने पर आश्चर्य होता है। वह ऐसे यह निष्कर्ष निकालती है कि डार्सी को एलिजाबेथ से प्रेम है, किंतु एलिजाबेथ इस विचार को हंसी में उड़ा देती है और कहती है कि डार्सी के वहां आने का कारण रोजिंग्स का उबाऊ वातावरण है। इसके बाद डार्सी प्राय प्रोताश्रम में
आने लगा, कभी कर्नल फिट्जविलियम के साथ तो कभी अकेला। वह एलिजाबेथ की तरफ बार-बार और एकटक लगाकर देखता रहता, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि उसकी दृष्टि प्रशंसापूर्ण थी अथवा नहीं। वह बहुत कम बोलता था। एलिजाबेथ को पार्क में देर तक टहलने का शौक था। ऐसे अवसरों पर उसकी डार्सी से कई बार भेंट हुई। शुरू में तो डार्सी ने औपचारिक पूछताछ ही की, किंतु तीसरी भेंट में एलिजाबेथ को लगा कि डार्सी उसके व्यक्तिगत रुचियों के बारे में कुछ असंबद्ध और अटपटे प्रश्न पूछ रहा था। उसकी समझ में इसका मतलब नहीं आया। एक दिन जब टहलते हुए जेन का पत्र पढ़ रही थी, तब अचानक कर्नल फिट्जविलियम उससे आकर मिला। उन्होंने डार्सी के जिद्दीपन के बारे में टिप्पणी करते हुए बातचीत की। बातचीत के दौरान कर्नल को ने कहा कि डार्सी को इस बात से खुशी थी कि उसने हाल ही में अपने एक मित्र के एक अविवेकपूर्ण विवाह से उत्पन्न होने वाली असुविधा से बचा लिया। यद्यपि उसने नाम नहीं बताए थे, फिर भी एलिजाबेथ ने साफ समझ लिया कि जिस मित्र के बारे में कहा गया वह बिंगले ही था, और जैन का दिल तोड़ने के लिए डार्सी ही जिम्मेदार था। इस पर एलिजाबेथ का हृदय डार्सी के प्रति घृणा से उभर उठा। इस विषय पर वह बड़ी देर तक विचार करती रही, जिसके कारण उसके सर में दर्द हो उठा। शाम को उसकी हालत और भी बिगड़ गई और कॉलिंस, शॉलेट और मारिया के साथ रोजिन्स नहीं जा सकी, जहां वे सब चाय पर आमंत्रित थे। चैप्टर नंबर 34 पे आते हैं। कॉलिंस, शॉलेट और मारिया के रोजिंग्स चले जाने के बाद एलिजाबेथ ने जेन से पिछले पत्रों के फिर से पढ़ना शुरू किया। तभी डार्सी वहां आ जाता है। एलिजाबेथ की तबीयत का हाल पूछने के कुछ मिनट बाद जब उसे उत्तेज स्वर में कहा कि वह उसका कितना प्रचंड प्रशंसक है और उसे प्रेम करता है, और फिर विवाह का प्रस्ताव भी कर दिया, तो एलिजाबेथ चौंक पड़ी। डार्सी ने कहा कि उससे विवाह करके उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी, फिर भी वह उससे विवाह करना चाहता है। डार्सी के अत्यंत अहंकार और अपनी बहन जेन के प्रति की गई अपार हानि की याद करके एलिजाबेथ ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। कारण पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया कि वह ऐसे व्यक्ति से कदापि विवाह नहीं करेगी जो इतना अभिमानी है, जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता और उसके प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। एलिजाबेथ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जैन और बिंगले के बीच में अलगाव पैदा करने करके उसे तीव्रतम वेदना देने में प्रमुख भूमिका रही थी। इसके अलावा उसने द्वेषवश जानबूझकर वाइकम का जीवन नष्ट कर दिया। डार्सी ने यह तो माना कि जैन और बिंगले का विवाह न होने देने में उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह विवाह से बिंगले की प्रतिष्ठा गिरती, किंतु वैकम के मामले में उसका कोई दोष नहीं था। उसने स्पष्ट किया कि इस आरोप में उसे वेदना हुई है और आश्चर्य भी हुआ है। उसने एलिजाबेथ का इतना समय नष्ट करने के लिए क्षमा याचना की और चला गया। डार्सी के जाने के बाद एलिजाबेथ के हृदय में बड़ी हलचल मची। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डार्सी इतने महीनों से उससे प्रेम कर रहा था। वह जानती थी कि उसके प्रेम की पात्र होना किसी भी स्त्री के लिए कितना बड़ा सम्मान हो सकता था, परंतु वह डार्सी के जघन्य अहंकार को और जैन के प्रति किए गए अन्याय की निर्लज्ज स्वीकृति को क्षमा नहीं कर सकी। वह इतनी उत्तेजित हो उठी कि जब सॉलिड लौट कर आई तो उसे उससे मिल नहीं पाई और तेजी से कमरे में चली गई। अगले दिन सवेरे नाश्ते के तुरंत बाद एलिजाबेथ जब पार्क में टहल रही थी, डार्सी उसके पास आया। उसको एक पत्र देते हुए डार्सी ने प्रार्थना की कि उसे पढ़ने की कृपा करे, और फिर तुरंत लौट गया। एलिजाबेथ ने जल्दी से पत्र पढ़ा। पत्र में एलिजाबेथ द्वारा उस पर लगाए गए दोनों आरोपों का उत्तर था। उसने जैन और बिंगले के मामले में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए लिखा कि वह आश्वस्त नहीं हो सका था कि जैन बिंगले से प्रेम करती थी, और बिंगले की ओर से भी इस विवाह पर कुछ निश्चित आपत्तियां थीं। उसकी मां के परिवार की दशा पूर्णतः आपत्तिजनक थी, और इससे भी अधिक आपत्ति की बात यह थी कि उसकी मां और तीनों छोटी बहनों का व्यवहार एकदम फुहड़पन था, अशिष्ट था और निंदनीय था। केवल एलिजाबेथ तथा जेन के व्यवहार की आलोचना नहीं की जा सकती थी। डार्सी ने स्वीकार किया कि बिंगले को जैन के लंदन में होने की बात उसने जानबूझकर नहीं बताई। बस इतना अपराध उसने अवश्य किया। वैकेम के जीवन को द्वेषपूर्ण नष्ट करने के अभियोग का पूर्णतः खंडन करते हुए डार्सी ने विस्तार से अपनी बात लिखी। वैकेम के पिता ने डार्सी के पिता की जायदाद में कई वर्ष तक सेवा की। उसको एक वैटस्वरूप डार्सी के पिता ने वैकम की पढ़ाई का खर्च उठाया और वसीयत में लिखा कि कोई स्थान रिक्त होते ही परिवार के जीवन यापन योग्य कार्य दे दिया जाए। किंतु वैकम ने उसे लिखा
कि उसे सेवा करके आज्ञाकारी बनने की विरुद्ध निश्चय किया है और कानून के अध्ययन में उसकी रुचि है। उसने चर्च में सेवा करना भी स्वीकार नहीं किया। कानून की पढ़ाई के लिए उसने डार्सी से 3000 पाउंड लिए, किंतु उस राशि को कुछ ही समय में उड़ा दिया। वैकम ने डार्सी को की छोटी बहन जॉर्जिया को भगा ले जाने की घृणित चेष्टा भी की थी, जो भाग्यवश पूर्ण न हो सकी। डार्सी के ने इस पत्र के अंत में लिखा था कि एलिजाबेथ चाहे तो कर्नल फिट्जविलियम से इन बातों की पुष्टि कर सकती है। चैप्टर नंबर 36। एलिजाबेथ ने जब डार्सी का पत्र पढ़ना शुरू प्रारंभ किया, तब भी वह उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि बिंगले के प्रति जेन भावना शून्य थी। उसे आभास हुआ कि डार्सी की शैली पछतावे के बजाय अहंकार और अपमानजनक थी। किंतु जब उसने वैकम के मामले में डार्सी का स्पष्टीकरण पढ़ा तो उसका दृष्टिकोण और भी स्पष्ट हो गया। उसे विश्वास था कि वैकम भला आदमी है, लेकिन उसे यह याद नहीं आ सका कि वैकम ने कोई वास्तव में अच्छाई का काम किया था। उसे याद आया कि वैकम ने सीखी बगारी थी कि उसे डार्सी का कोई डर नहीं था, लेकिन अगले ही सप्ताह वह नीदरलैंड के बॉल डांस में आने से कतरा गया। मिस किंग की तरफ से उसके रुझान का कारण उसकी दौलत पर का लालच ही जान पड़ा। इसलिए एलिजाबेथ ने सोचा कि वैकम वैसे ही व्यवहार के योग्य था जैसा उसके साथ डार्सी ने किया। अब एलिजाबेथ अपने आप से प्रति लज्जा का अनुभव करने लगी। उसने सोचा कि वह अंधी, पक्षपाती, पूर्वाग्रहित और बेतुकी थी। अब अगले अब उसने जैन और बिंगले के मामले में डार्सी की सफाई फिर से पढ़ी। उसने अनुभव किया कि जैन की भावनाएं चाहे कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, किंतु उसने उसका समुचित प्रदर्शन नहीं किया। उसे जैन के बारे में शॉर्लोट की राय का स्मरण भी हो गया। अतः उसने अनुभव किया कि आखिरकार डार्सी का स्पष्टीकरण पूर्णतः अनुचित नहीं था। जब उसने अपने परिवार के बारे में डार्सी की आलोचना पढ़ी तो उसे निसंदेह सर्वाधिक ग्लानि हुई। अगर वह स्वयं अपनी माँ के और बहनों के व्यवहार पर लज्जित होती थी, तो उनका व्यवहार क्या डार्सी जैसे सुरुचि संपन्न व्यक्ति द्वारा तिरस्कार किए जाने के योग्य नहीं था? एलिजाबेथ इन्हीं विचारों में खोई 2 घंटे तक टहलती रही। जब वह वापस आई तो उसने बताया कि उसकी अनुपस्थिति में डार्सी और कर्नल फिट्जविलियम उसे विदा लेने के लिए आए थे। वे अगले दिन सुबह वापस जाने वाले थे। चैप्टर नंबर 37। अजय। अगले दिन सुबह डार्सी और फिट्जविलियम रोजिंग से विदा हो गए। उसी दिन लेडी कैथरीन ने कॉलिंस दंपत्ति को अपने मेहमानों सहित डिनर के लिए निमंत्रण दिया। एलिजाबेथ अभी भी स्फूर्ति से रहित प्रतीत हो रही थी। उसे उदास देखकर लेडी कैथरीन ने उससे कहा कि अपनी माँ से हंसफोर्ड में कुछ दिन और रहने की अनुमति ले ले। एलिजाबेथ ने विनम्रतापूर्वक दृढ़ता से कहा कि अगले शनिवार को लंदन पहुंच जाने के वह निश्चय कर चुकी है। डार्सी का पत्र एलिजाबेथ के मस्तिष्क पर पूरी तरह से छाया हुआ था। उसने उसे इतनी बार पढ़ा कि लगभग कंठस्थ हो गया था। जब भी वह डार्सी का इनकार के बारे में सोचती थी तो वह आक्रोश से भर उठती थी। किंतु उसने यह भी अनुभव किया कि उसने उस पर दोषारोपण करके और उसका तिरस्कार करके अन्याय किया था, लेकिन फिर भी उसे उसका प्रस्ताव ठुकराने पर पछतावा नहीं था और न ही उससे दोबारा मिलने की उसकी इच्छा थी। वह इस अपनी माँ और बहनों की मूर्खता और अभद्रता को भी नहीं भूली। उन्होंने जैन की खुशियां छीन ली थी, क्योंकि डार्सी ने भी स्वीकार किया था कि बिंगले को जैन से काफी लगाव हो गया था। एलिजाबेथ को जैन के विषय में गहरा दुख था कि ऐसे लाभदायक संबंध से उसके परिवार की मूर्खता और अभद्रता के कारण जैन को वंचित होना पड़ा। हंसफोर्ड में एलिजाबेथ तथा मारिया के प्रवास के अंतिम सप्ताह में उन्हें रोजिंग्स आने का निमंत्रण प्राय प्राप्त होते रहे। जब ये विदा हुई तो लेडी कैथरीन ने परम कृपा भाव और विनम्रता सहित उनकी सुखद यात्रा की कामना की। शनिवार को बेनेट बहनों की हंसफोर्ड से विदाई के पहले उनके प्रवास के लिए एलिजाबेथ को अकेले ही हार्दिक धन्यवाद देने का मौका कॉलिंस को मिला। वह यह संकेत करना नहीं भूला कि उसके साथ विवाह से इनकार करने की मूर्खता करके वह कितने लाभों से वंचित रह गई। उसने यह कहकर एलिजाबेथ को प्रभावित करने का प्रयास किया कि सॉलिड कितनी भाग्यशाली है जो उस जैसा पति और लेडी कैथरीन जैसी संरक्षिका उसे पाई है। लगभग 4 घंटे में वे लंदन से गार्डनर के घर पहुंच गईं, जहां उन्हें कुछ दिन रहना था। एलिजाबेथ ने जैसे ही जैन को प्रसन्नचित्त पाया, किंतु उसने तय किया कि लॉन्गबॉर्न पहुंचकर ही वह जैन को उसके तथा डार्सी के बीच हुई बातचीत और डार्सी के पत्र के बारे में बताएगी।
उनके मामा-मामी ने उन्हें जून की में उनकी यात्रा के सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने धन्यवाद पूर्वक स्वीकार कर लिया। एलिजाबेथ जेन और मारिया गार्डनर दंपत्ति के घर से विदा होकर उस सराय पर पहुंची जहां बेनेट की गाड़ी को उनकी प्रतीक्षा करनी थी। वहां कैथरीन और लीडिया उनकी प्रतीक्षा करती मिली। उसने उन दोनों को सदा की भांति मूर्ख और उछलता पाया। घर लौटते समय रास्ते में कैथरीन और लीडिया ने मेरिटन और सेना के बारे में समाचार सुनाए। उन्होंने एलिजाबेथ को बताया कि वैकम की मिस किंग से सगाई टूट गई थी और वह उससे दूर रहने के उद्देश्य से अपने चाचा के पास लिवरपूल चली गई थी। घर पर सबने इसका स्वागत किया। मिस बेनेट एलिजाबेथ से मिलकर विशेषतः प्रसन्न हुई। अब एलिजाबेथ को बैकम से मिलने में डर लगने लगा। उसे यह जानकर राहत हुई कि उसकी रेजिमेंट 2 सप्ताह में मेरिटन से ब्राइटन चली जाने वाली थी। अगली सुबह एलिजाबेथ अधीर हो उठी और उसने जैन को डार्सी की उससे हुई बातचीत, उसके विवाह प्रस्ताव के बारे में बता दिया। जैन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि डार्सी ने इस तरह एलिजाबेथ से प्रस्ताव किया जो प्रशंसनीय नहीं था। जैन को वैकम की दुष्टता के बारे में जानकर भी दुख हुआ। एलिजाबेथ ने माना कि उसका डार्सी को पसंद नहीं करने का कारण उसके प्रति उसका पूर्वाग्रह था। दोनों बहनों ने तय किया कि वैकम के वास्तविक चरित्र के विषय में सबको बताना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि वह वहां से शीघ्र ही चला जाने वाला था। एलिजाबेथ ने महसूस किया कि जैन ने दिल में अभी बिंगले के प्रति कोमल स्नेहपूर्ण भावना है और वह अत्यंत व्यथित है। बिंगले को उससे दूर करने में डार्सी की भूमिका का जिक्र जैन ने एलिजाबेथ नहीं कर सकी। मिसेज बेनेट ने कहा कि बिंगले अयोग्यपूर्ण युवक था। यदि जैन दिल टूट जाने के कारण मर गई तो बिंगले को उसे धोखा देने के अपराध में उचित दंड मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। मेरिटन से रेजिमेंट के प्रस्थान को 1 सप्ताह शेष था और नवयुवतियां दुखी और उदास हो रही थीं, किंतु लीडिया की उदासी शीघ्र ही मिट गई। उसे रेजिमेंट के कर्नल की पत्नी मिसेस फॉस्टर्स ने अपने साथ ब्राइटन ले जाने का निमंत्रण दिया। लीडिया और उसकी माँ दोनों ही इस पर प्रसन्न हुई, जबकि कैथरीन को दुख हुआ कि उसे बुलाया ही नहीं गया। लीडिया के ब्राइटन जाने के खतरे से एलिजाबेथ ने अपने पिता को सूचित किया, किंतु उन्होंने कहा कि लीडिया जाए बिना मानेगी नहीं, इसलिए उसे जाने देना चाहिए। रेजिमेंट के रवाना होने से एक दिन पहले जब अफसर भोजन करने लॉन्गबोर्न आए थे, तब एलिजाबेथ की बेगम से आखिरी मुलाकात हुई। उसे यह जानकर आश्चर्य एवं भय हुआ कि हंसफोर्ड में अपने 3 महीने के प्रस्ताव में एलिजाबेथ डार्सी कर्नल फिट्जविलियम से प्राय प्रतिदिन मिलती रहती थी। उसे एलिजाबेथ के इस कथन पर भी कभी आश्चर्य हुआ। डार्सी परिचय बढ़ाने के साथ सुधरा हुआ लगता था। उसने कहा कि डार्सी अपनी आंटी लेडी कैथरीन के सामने हमेशा कुछ अच्छा व्यवहार करता था, क्योंकि वह उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता था। यह सुनकर एलिजाबेथ सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। दोनों ने श्रेष्ठता सहित एक दूसरे से विदा ली। शायद दोनों के मन में यही इच्छा थी कि अब वह कभी नहीं मिले। ग्रीष्म के प्रारंभ होने पर एलिजाबेथ अपनी मामा मामी गार्डनर दंपत्ति के साथ झील प्रदेश की यात्रा पर जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु उसके मामा का पत्र मिला कि व्यवसायिक व्यस्तता के कारण उसकी यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। अब वे झील प्रदेश न जाकर सिटी लेक न जाकर डर्बीशायर जाएंगे। पहले वे लोग मिसेज गार्डनर के मूल स्थान लैम्बटन गए। वहां डार्सी का स्थान पेम्बरली निकट में ही था। गार्डनर ने उस स्थान की प्राकृतिक छटा का विवरण किया और वहां भी जाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु एलिजाबेथ को डार्सी से भेंट होने का डर था। घर की गवर्नेंस ने जब बताया कि डार्सी वहां पर उपस्थित नहीं है, तो एलिजाबेथ को उसका घर देखने की इच्छा हुई और वहां जाने को वह राजी हो गई। मार्ग में जब पेम्बरली की ओर मुड़े तो एलिजाबेथ के मन में हलचल हो उठी। पेम्बरली के सौंदर्य से वह आनंदित हुए। एलिजाबेथ ने सोचा कि पेम्बरली की मालकिन होना सचमुच एक उपलब्धि होगी। घर की गवर्नेंस मिसेज रोनाल्ड्स ने इन लोगों को भवन दिखाया। एलिजाबेथ ने देखा कि भवन सुरुचिपूर्ण फर्नीचर से सज्जित है, जिसमें वास्तविक मनोहरता थी। घर की गवर्नेंस ने बताया कि डार्सी अनेक मित्रों के साथ अगले दिन आने वाला है। उसने डार्सी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि उसे वह तब से जानती है जब वह केवल 4 वर्ष का था। वह संसार भर के सर्वाधिक मधुर स्वभाव वाला, सर्वाधिक उदार उदार हृदय नवयुवक था। उसकी
राय में डार्सी सर्वश्रेष्ठ जमींदार और सर्वश्रेष्ठ मालिक था। प्रबंधिका ने यह भी कहा कि कुछ लोग डार्सी को अहंकारी समझते हैं, परंतु उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एलिजाबेथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि डार्सी इतना दयालु और दूसरों की ख्याल रखने वाला था। भवन के बाद वे लोग बगीचा देखने गए। जब वे लॉन पर होकर नदी की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें लगा कि डार्सी आता हुआ मिल गया। वह एक दिन पहले आ गया था। एलिजाबेथ अति व्याकुल थी, किंतु उसने एलिजाबेथ और उसके मम्मी पापा मामी मामा के साथ अत्यंत विनम्र व्यवहार किया और पूछताछ के बाद चला गया। कुछ देर बाद जब वह आया और उसने हॉल में चलकर जलपान करने की प्रार्थना की। वेम्बर्ली से विदा होने के बाद गार्डनर दंपति ने अपनी सम्मति व्यक्त की कि डार्सी उनकी अपेक्षाओं से बहुत बढ़कर सज्जन था। उन्हें आश्चर्य था कि एलिजाबेथ ने उसे पसंद करने के लायक नहीं समझा। वे विश्वास नहीं कर सके कि डार्सी ने बेकम के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया था। अगले ही दिन जब डार्सी अपनी बहन जॉर्जियाना के साथ मिलने आ गया, तो एलिजाबेथ और उनके मामा मामी को बड़ा अचंभा हुआ। गार्डनर दंपति ने सोचा कि डार्सी का उनकी तरफ से इतना ख्याल रखना सिर्फ एलिजाबेथ में उनकी रुचि के कारण है। जॉर्जिया सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन लंबी और सुघड़ देह वाली थी। यद्यपि वह अपने भाई से कम सुंदर थी, परंतु उसका व्यवहार सुशील और विनम्र था और शर्मीली भी थी। एलिजाबेथ को बहुत अच्छी लगी। कुछ देर बाद बिंगले भी वहां पर आ गया। उसका स्नेहपूर्ण अभिवादन करने के बाद परिवार की कुशलता के बारे में पूछा और कहा कि जैन को इतने लंबे समय से नहीं देख पाने से वह घोर निराशा हुई। एलिजाबेथ ने गौर किया कि बिंगले और जॉर्जियाना की नज़रों में यह नहीं मालूम दिखाई देता था कि उन्हें प्रेम एक दूसरे से प्रेम है। इससे उसे परम संतोष हुआ। जाते समय डार्सी और जॉर्जियाना ने एलिजाबेथ और उनके मम्मी मामा मामी को तीसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रण दिया, जिसे शहर स्वीकार कर लिया गया। एलिजाबेथ ने महसूस किया कि डार्सी के बारे में उनकी पूर्व धारणा सही नहीं थी। वास्तव में वह एक भला व्यक्ति था। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन सुबह एलिजाबेथ अपनी मामी मिसेस गार्डनर के साथ जॉर्जियाना डार्सी से मिलने के लिए पेम्बरली गईं। जॉर्जियाना ने उनका स्वागत किया। उसके साथ मिस बिंगले, श्रीमती हर्ट्स और मिसेज एनेस्ली भी थीं, जिसके साथ मिस डार्सी लंदन में रहती थी। जब महिलाएं नाश्ता कर रही थीं, तभी डार्सी आ गया। एलिजाबेथ ने निश्चय किया कि उसके सामने पूर्णतः सामान्य और शांत चित्र है, किंतु वह मिस बिंगले की ईर्ष्या पर भड़क उठी। एलिजाबेथ का मजाक उड़ाने के लिए उसने कहा कि मेरिटन से सेना हट जाने के कारण बेनेट परिवार को महान क्षति हुई है। यह सुनकर मिस डार्सी कुछ समझ नहीं पाई, किंतु एलिजाबेथ तथा डार्सी दोनों परेशान हुए, क्योंकि मिस बिंगले ने यह कहकर परोक्ष रूप से बेकम के मामले में इंगित किया था। फिर भी एलिजाबेथ विचलित नहीं हुई। जब एलिजाबेथ अपनी मामी के साथ वापस चली गई, तो मिस बिंगले ने एलिजाबेथ की शक्ल सूरत की आलोचना की। इस पर डार्सी ने उत्तेजित होकर कहा कि वह उसे अपनी परिचित महिलाओं में सबसे सुंदर मानता है। तो आज हमने क्या है 15 चैप्टर्स को पढ़ लिया है और कल बचे हुए 15 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। सभी को थैंक यू। एक बार फिर मैं सबसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।